आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने आज के ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लगभग 600 से 700 लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसमें क्योंकि ये प्रदर्शन ऑनलाइन था इसलिए हम इसमें लाइक, कमेंट, शेयर और जो ट्विटर पे ट्वीट का ऑप्शन आता है उसको सभी को काउंट करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने हमें हमारे आंदोलन को समर्थन दिया। तो आप सभी शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों, आम जनता जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, अतिथि शिक्षकों से, और छात्रों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया, उन सभी का दिल से धन्यवाद। एक समय था पिछले साल जब मैं एनसी वेब में अपने साथियों के साथ में प्रोटेस्ट कर रही थी। एनसी वेब में 6 दिन हम लोग ताला बंद करके रखे गए प्रशासन के द्वारा। उस समय आंदोलन करने वाले सिर्फ 6 लोग थे। करते 30 से 6 हम पहुँचे और 6 दिन तक हम लोगों को ताले में बंद रखा गया। ठीक 1 साल बाद आज हम जब आंदोलन कर रहे हैं तो वो संख्या 6 से 600 पहुँची है। ये एक बड़ी बात है कि उस आंदोलन में जहाँ पे लोग सामने आना नहीं चाह रहे थे, आज 600 तक लोगों ने समर्थन किया है। और मीडिया में भी हमें कवरेज मिली है। 2-3 मीडिया कर्मियों ने हमसे बात की और इस आंदोलन के बारे में पूछा। तो आप सबका दिल से धन्यवाद। और एक सूचना, क्योंकि आज आंदोलन जो हुआ उस पर व्यापक स्तर पे आप लोगों ने सहयोग किया, भाग लिया, तो कल भी इस आंदोलन को जारी रखा गया है। कल 2 से 5 जो आज का समय था, उस समय इस आंदोलन को फिर से जारी किया जाएगा, फिर से सक्रिय रहा जाएगा। आप जिन्होंने आज इस आंदोलन में भाग लिया है वह कल भी इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। अपने पोस्टर, फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। पोस्टर बना के आप अपनी बात कह सकते हैं, जिसमें आप हमारे समर्थन में बात करें और आप हमारे समर्थन में बात कर सकते हैं, हमारे मुद्दे रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एनसी वेब और एसयूएल के अतिथि शिक्षक झेल रहे हैं। लगातार प्रशासन जिन चीज़ों से हम पे दबाव बनाता है, एक चयन प्रक्रिया से लेकर अंत तक जो चीज़ें हैं, जो हम चीज़ें झेलते हैं, जो आज तक शायद किसी के सामने आई नहीं है, उन सबको आज मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगी। आप किसी भी मुद्दे को सामने रख के हमारे समर्थन में अपनी बात कह सकते हैं। साथ में आपसे अपील है कि हैशटैग जो हमने आज चलाया था और कई लोगों ने उस पर सक्रियता दिखाई भी, हैशटैग गेस्ट टीचर्स लाइव्स मैटर, इसका आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी कुछ शेयर करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो इस हैशटैग को लिखना ना भूलें। हम संख्या में भले ही बहुत ज़्यादा हैं, एनसी वेब में पढ़ाने वाले टीचर्स ही देखें तो लगभग 1200 के आसपास टीचर्स हैं और एसयूएल में टीचर्स की संख्या 5000 तक है। लेकिन लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इतना डराया गया है कि टीचर्स सामने आने से डर रहे हैं। एक कारण यह भी है कि ये माना जाता है कि जो सामने आके बोलेगा उसको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी। जो मिल रहा है, यानी कि जो एनसी वेब या एसओएल जैसी चीज़ें जो पढ़ाने को मिल रही हैं, जिसमें महीने भर में आपको 3 से 4 क्लासेस कभी-कभी मिलती हैं या 2 क्लासेस ही आपको कभी मिलती हैं, 8-10 क्लासेस आपको मिलती हैं, तो वो भी नहीं मिलेंगी। इतना डर पैदा किया जा रहा है, इसीलिए लोग सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन डर के हम लगातार अपना शोषण करवा रहे हैं। और जो कोरोना का जो टाइम पीरियड बीता, इसमें जब ऑनलाइन टीचिंग की बात की, तो कहीं ना कहीं हम टीचर्स जो एनसी वेब में हैं, एसयूएल में हैं, जिनके पास कोई और काम धंधा नहीं है, आय का कोई और साधन नहीं है, उन लोगों पे ज़्यादा मानसिक और शारीरिक दबाव और हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की। हमारा 1 साल से, जिसके लिए आज प्रोटेस्ट भी था, 1 साल से वेतन नहीं आया है एसयूएल के टीचर्स का। तो शुरू से लेके जो प्रक्रिया है एनसी वेब और एसयूएल में चयन की जो प्रक्रिया है, वहां से लेकर हम आज तक जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया को मैं आपके सामने रखूंगी, ताकि आप ये जान पाएं कि किस तरीके से प्रशासन में, अकादमिक प्रशासन में किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इससे लड़ने की जरूरत है, इसके सामने आने की जरूरत है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम अगर बोलेंगे, हम कुछ कहेंगे तो हमें इतना भी नहीं मिलेगा।
थोड़ी बहुत चीज़ें से हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम लड़ेंगे नहीं, हमें कोई भी चीज़, कोई इज्जत नहीं मिलेगी। हम शिक्षक हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपना आत्मसम्मान उसको पाएँ, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पे नहीं है। तो पहले अगर मैं बात करूँ एनसी वेब की अपॉइंटमेंट की, जिसके लिए पिछले साल हमने प्रोटेस्ट भी किया था, मैंने और मेरे साथियों ने, तो उसमें अपॉइंटमेंट कुछ मतलब पिछले साल कैटेगरी वाइज एडहॉक की जो कैटेगरी है, जो एडहॉक पैनल बनाया गया है, उसके आधार पे बुलाया गया टीचर्स को। अब एडहॉक पैनल की बात करें, एडहॉक पैनल सिर्फ एमए और बीए के फर्स्ट डिवीजन के आधार पर बनाया गया है। उसमें आप कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 7th तक, 6-7 तक आप उसमें पीएचडी के टीचर स्टूडेंट्स ले सकते हैं, जो पीएचडी कर चुके हैं, जो पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं, 7th कैटेगरी तक उसमें वहां पर शामिल हैं। लेकिन क्योंकि आप कैटेगरी में आपका बी और एमए फर्स्ट डिवीजन हुआ है, इसीलिए आपको पहले वहां पे एनसी वेब में 3rd कैटेगरी तक, हिंदी डिपार्टमेंट से मैं हूँ तो उसी की बात मैं कर सकती हूँ ज़्यादा अच्छे तरीके से। 3rd कैटेगरी तक पिछले साल एनसी वेब में बुलाया गया। 3rd कैटेगरी में लगभग 500 से ऊपर छात्र छात्राएं या कहूँ शिक्षक थे, जिसमें सभी लोग वहां पे पहुंचे। चयन की प्रक्रिया, जिसमें सबसे पहले मुझे लगता है उन लोगों को आगे लाना चाहिए जो पीएचडी कर चुके हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन हमारे सपनों के साथ जुड़ी होती है। आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचते हैं, पीएचडी करते हैं, उसके बावजूद हमें एनसी वेब भी नहीं मिलता। मतलब आपको संडे के क्लासेस के लिए भी ये बोला जाता है आप कितनी बार जाके डायरेक्टर से मिलकर आए हो। ये डायरेक्टर ऐसी नहीं थी, उन्होंने कम से कम पैनल से 3rd कैटेगरी तक लोगों को बुलाया, ये उनके लिए मतलब मैं उनकी तारीफ करूंगी इसमें। उनसे पहले के डायरेक्टर ऐसे थे कि उन्होंने कितनी बार आप उनसे जाके मिलेंगे उस आधार पर आपका चयन किया। तो ये तलवे चाट की जो पद्धति है कि आप कितनी बार जाके वहां पे हाजिरी लगाएंगे, जबकि आप एक सम्मान की नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, टीचर की नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर मिलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर इस कैटेगरी को, इस एडहॉक पैनल को हम देख रहे हैं, तो उसमें भी हमें ये देखना चाहिए कि जो पीएचडी कर चुके हैं, जो बेरोजगार हैं, जो पीएचडी कर चुके हैं, एडहॉक नहीं पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हम उनको स्थान दें, क्योंकि वो अनुभव में भी ज्यादा है, पढ़ाई में भी ज्यादा है। लेकिन होता ये है क्योंकि डीयू का एडहॉक पैनल बी और एमए के बेस पर है। अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है बी और एमए में, तो आप 3rd कैटेगरी तक फाइट करते हैं। तो उसके आधार पर 3rd कैटेगरी में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, और 3rd कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स भी थे जिनका पीएचडी नहीं था, लेकिन वो बी और एमए फर्स्ट डिवीजन में थे, इसीलिए अधिकतर उन स्टूडेंट्स को वहां पर एज अ गेस्ट टीचर अपॉइंट किया गया। और वहाँ के जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि ये मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, इसीलिए हम इनको नौकरी देने से नहीं चूक सकते। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या मिनिमम होना ही आपके लिए जरूरी है? एनसी वेब एक ऐसा संस्थान है जो स्त्रियों की शिक्षा पर केंद्रित है, नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन, जहाँ पर जो लड़कियां पूरे रेगुलर कॉलेज में नहीं पढ़ पाती हैं, चाहे वो फीस का कारण हो, चाहे उनके घर की जो मानसिकता है उनके कारण हो कि घर वाले रोजाना नहीं जाने देते, या उनकी परसेंटेज कम हो, इसलिए तो रोजाना जो लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं वो लड़कियां वहां पर कॉलेज में, एनसी वेब में एजुकेशन लेती हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को बेहतर बनाना चाहिए, अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए, लेकिन उस इंस्टीट्यूट में सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के आधार पर टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है, जिसका विरोध मैंने पिछले साल अपने साथियों के साथ में किया था। और एसओएल की बात करें तो एसओएल में तो इस छोटी सी कार्रवाई को भी पूरा करने की कोशिश नहीं की जाती। अगर आप एसओएल में फॉर्म भरने जाते हैं, जैसे कि उसका एक नियम है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, उसके बाद उसको हार्ड कॉपी में जमा करवाइए, तो वहां पर उस चीज को भी फुलफिल नहीं किया जाता। वहां के अधिकारी साफ बोलते हैं कि आपका कोई अप्रोच है किसी कॉलेज में, अगर नहीं है तो इस फॉर्म को भूल जाइए। मतलब वहां पे आप किस तरीके से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, वहां पे आपको कुछ नहीं पता चलेगा।
उन्होंने खास जानने वाले टीचर्स के लिए एक रजिस्टर बनवाया है जिसको कॉल करके वो वहाँ पे अपॉइंट करते हैं। मतलब आप चाहे पीएचडी हो, चाहे आप डिलीट करके जो सबसे ज़्यादा हाई पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप है उसको करके भी आप खाली बेरोजगार बैठे हो, लेकिन आप कोई मायने ही नहीं रखता क्योंकि आपके पास कोई अप्रोच नहीं है। वहां से फोन आता है, आपको अपॉइंट कर देंगे। अगर उनके सारे जो जितने जानने वाले हैं उनको नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद में वो कोई क्राइटेरिया फॉलो करते होंगे जिसकी जानकारी उन्होंने आज तक कभी भी अपनी वेबसाइट पर नहीं दी है। एक ये चयन प्रक्रिया है एनसी वेब और एसवेल की, जिसमें सबसे ज्यादा धांधली होती है। जहां पर चयन में ही आपका मुश्किल है, वहां पर आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या दुर्दशा की जाएगी। पिछले साल जब एनसी वेब में टीचर्स को अपॉइंट करने की बात आई तो हमें बिल्डिंग से बाहर, गेट पूरी बिल्डिंग से बाहर रखा गया, धूप में पूरे दिन सड़ने के लिए छोड़ दिया। आप टीचर हैं, आपके लिए कमरा तक भी उन्होंने उपलब्ध कराने की कोशिश नहीं की। हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है क्योंकि हम अतिथि शिक्षक के लिए ही एलिजिबल हैं। मैं ही इसीलिए शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि डीयू यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक का रीअपॉइंट रीजॉइनिंग ये लगातार होता है और ऐसे में एडहॉक पोस्ट निकलती ही नहीं है। गेस्ट टीचर्स के लिए भी बहुत सारी अप्रोचेज हो तो आपका वहाँ पे कुछ नहीं है। जिनके पास कोई सोर्स नहीं है उनके पास एनसी वेब और एसवेल ही विकल्प बनता है, बचता है। मैंने 2015 से एनसी वेब और एसवेल का फॉर्म भरा था। 2019 में वो भी एक प्रोटेस्ट के बाद में जो मैंने संघर्ष किया, जो एक न्याय की लड़ाई थी कि आप सबको या तो सबको रोजगार दीजिए या फिर चयन प्रक्रिया आपकी एक न्यायिक होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। उसके बाद मुझे पढ़ाने को मिला। 4 साल का इंतजार एक लंबा पीरियड है किसी भी एक छात्र के लिए जिसके सपने हों कि वो शिक्षक बने। और ऐसे बहुत से छात्र हैं जो मुझसे पहले से भी इस सपने को कभी पूरा नहीं कर पाए। जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट हो गया तो उसके बाद आपको कोई आईडी प्रूफ नहीं मिलेगा। मतलब आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है इस चीज की कि आप एसओएल या एनसी वेब में गेस्ट टीचर है। आपको कोई आई कार्ड नहीं दिया जाएगा, आपको कोई पहचान है ही नहीं भी वहां पे, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। दूसरी बात, एनसी वेब आपको जब अपॉइंट करता है तो एक लेटर देता है, लेकिन एसओएल में ऐसा नहीं है। एसओएल में आपको फोन करके बताया जाता है कि आपको इस कॉलेज में इस दिन पहुंचना है। वहां पे एक रजिस्टर मेंटेन होता है। इसके अलावा आपकी कोई पहचान नहीं है। यदि वो रजिस्टर, क्योंकि भारत में कागज खोने का बहुत प्रावधान है, फाइलें खो जाती है, अगर वो रजिस्टर खो जाए तो आप कहीं से भी दावा नहीं कर सकते कि आपने किसी कॉलेज में पढ़ाया था। कोई आईडी प्रूफ नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। यहाँ तक कि अतिथि शिक्षकों को जो एसओएल में पढ़ा रहे हैं उनको ये तक नहीं पता होता कि हमें अगले सत्र में कितनी क्लासेस मिलेंगी, टोटल कितने डेज हमें पढ़ाने को दिया जाएगा। वहां पे एसएल में एक रूल भी है कि अगर आपकी कक्षा में 5 से कम स्टूडेंट्स हैं तो आपको उस दिन का वेतनमान नहीं दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं एसएल और एनसी वेब में, स्टूडेंट अगर नहीं आ रहे हैं क्लास में तो इसमें टीचर का वेतनमान काटना कितना जायज है? क्या किसी स्थायी टीचर का, एडहॉक टीचर का इस चीज पर वेतन कट किया जाता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए लड़ने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे कि आपने वेतन में कटौती कैसे की। लेकिन एनसी वेब में या एसओएल में ऐसा कहीं नहीं है। सालों से ये परंपरा चल रही है कि 5 से कम अगर आपके छात्र हैं आपकी कक्षा में तो आपको उस दिन का वेतनमान, उस कक्षा का वेतनमान नहीं दिया जाएगा। पेमेंट, अगर बात करें पेमेंट की तो आपने पढ़ाया उसके बाद पेमेंट एक अघोषित नियम है एनसी वेब का और एसओएल का कि आपको पेमेंट एनसी वेब में 6 महीने बाद और एसओएल में 1 साल बाद मिले। यह नियम कहीं लिखा नहीं है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही
और जो अधिकारियों का तरीका है बार बार काम को टालने का, उसने इस नियम को बना दिया है। लेकिन इस साल यह पेमेंट और भी लेट हुई। अभी कुछ कॉलेजेस की एनसी वेब में पेमेंट आई है जो 1 साल बाद आई है। पूरे 1 साल का इंतजार करके हमें वेतनमान दिया जाता है। आपको बताऊं कि एनसी वेब में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं या एसएल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका पूरे सत्र का वेतनमान अगर हम देखें तो रेगुलर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कॉलेज के 1 महीने का जो गेस्ट टीचर है उसके 1 महीने के वेतनमान से भी कम है। यानी कि जो रेगुलर कॉलेज का जो गेस्ट टीचर है उसका 1 महीने का सैलरी और एनसी वेब या एसओएल का गेस्ट टीचर का पूरे महीने का, पूरे सेमेस्टर का सैलरी है। दोनों में रात दिन का अंतर है। एक व्यक्ति पूरे 4 महीने काम करके उस पैसे को कमा रहा है, वो भी 1 साल बाद मिलेंगे, और एक व्यक्ति 1 महीने में ही उस पैसे को ले रहा है। वहां पर आप लगातार देखेंगे कि जब हम अक्सर हम जो अतिथि शिक्षक हैं ये सोच के काम करते हैं कि एनसी वेब या एसओएल में काम कर रहे हैं तो यह एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमें पता है पैसे नहीं मिलेंगे जल्दी, और उसमें भी हमसे बिल फॉर्म भरवाया जाता है 1500 के हिसाब से और पैसे पकड़ाए जाते हैं 1000 के हिसाब से। नोटिस आज तक लगभग 3 महीने हो चुके हैं, 2-3 महीने हो चुके हैं मेरी सैलरी आए हुए, आज तक एनसी वेब से कोई जवाब नहीं मिला है कि ये पैसा किस लिए काटा गया। जबकि यूजीसी का नियम आ चुका है कि अतिथि शिक्षक को 1500 रुपए प्रति कक्षा के हिसाब से वेतनमान दिया जाए, तब भी हम एनसी वेब के और एसओएल के टीचर्स इस चीज को झेल रहे हैं। ये मानसिक प्रताड़ना है, ये शारीरिक तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये आर्थिक प्रताड़ना भी है। एक्सपीरियंस एक सबसे बड़ा मुद्दा जो रेगुलर कॉलेज के गेस्ट टीचर्स भी फेस कर रहे हैं और एनसी वेब और एसओएल के गेस्ट टीचर्स तो इसको लगातार फेस कर रहे हैं। जब गेस्ट टीचर हैं, हम पढ़ाते भी उतना ही हैं जितना हमें बोला जाता है, जितना हमें कोर्स दिया जाता है। हमसे आप कभी भी कोई भी काम करवा सकते हैं, हम किसी चीज को मना नहीं कर सकते। हमें क्लासेस भी उतनी ही दी जाती हैं और हर काम, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एक रेगुलर कॉलेज में जितनी कार्यवाही होती है, एक एडहॉक जितना काम करता है, उतना ही काम एक गेस्ट टीचर भी करता है। लेकिन उसके गेस्ट टीचर के एक्सपीरियंस को कहीं भी काउंट नहीं किया जाता। जब गेस्ट टीचर पढ़ाता है, जैसे मैं एनसी वेब में पढ़ा रही थी अदिति महाविद्यालय में पिछले साल में, तो वहां पर मेरी ही कक्षा में 150 स्टूडेंट्स थे। जबकि एक रेगुलर कॉलेज में जब हम जाते हैं तो 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते और कहीं कहीं तो 30-35 स्टूडेंट्स भी होते हैं। जब एक कॉलेज में एक क्लास में 150 स्टूडेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं और एक कॉलेज में एक क्लास में 35 या 60 स्टूडेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो ऐसे में आप किस बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि हमारी बातें या हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं है कि आप उसको शिक्षण का अनुभव दे सके। ऐसा क्यों है कि अतिथि शिक्षक है इसीलिए आप उसके शिक्षण को महत्व नहीं देते, यानी कि एक काम किया और उसके बाद में उसका पेमेंट दिया। कोई आपका नैतिक आप अपने सीवी में भी नहीं लिख सकते। कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप अपने सीवी में भी इस चीज को नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां पे कहीं इवन हम जब आप परमानेंट का फॉर्म भरते हैं तो वहां पे गेस्ट टीचर्स के लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिए गए, जबकि एडहॉक के लिए आपको 4 महीने आपने पढ़ा है तो 0.65 मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे में ऐसी क्या कमी है कि गेस्ट टीचर को टीचर होते हुए भी एक्सपीरियंस के आधार पे बिल्कुल नील कर दिया जाता है, और इसी व्यवस्था को लगातार बनाया जा रहा है। और गेस्ट टीचर का ये जो मुद्दा है जिसमें एक्सपीरियंस हमारा कभी काउंट नहीं होता, ये पूरे भारत में ही है, क्योंकि एडहॉक टीचर सिर्फ
दिल्ली विश्वविद्यालय में है, लेकिन गेस्ट टीचर्स पूरे भारत में पढ़ा रहे हैं और उनके अनुभव को कभी भी काउंट नहीं किया जाता। और इसी वजह से हमें एक ठीक है कि पैसा दिया, काम खत्म। हमारे साथ ना ही कोई चीज़ों के ना ही कोई भावनात्मक लगाव रखा जा रहा है, ना ही कोई हमारे साथ हमारी इज्जत की जाती है। हमें कभी भी, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे हम स्टाफ रूम में बैठे हों, चाहे हम क्लास ले रहे हों, चाहे हम स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो, कभी भी आपको आके डांट दिया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आप सिर्फ पैसा लेते हैं। भले ही आप अपनी शिद्दत से पढ़ाएं, आप अपनी मेहनत से पढ़ाएं, लेकिन आपसे ऊपर वो टीचर्स हैं जिनको पता है कि आपके पढ़ाने का कोई महत्व नहीं है, आप सिर्फ पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं। क्योंकि इस अनुभव को, क्योंकि अनुभव भले ही आपको मिल रहा है, लेकिन नौकरी में जब आप जाएंगे तो एक सालों से पढ़ाया हुआ गेस्ट टीचर्स भी 2 महीने पढ़ाए हुए एडहॉक टीचर से पीछे हो जाएगा। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हमें आगे लड़ना है कि गेस्ट टीचर्स के साथ में ऐसा क्यों होता है कि हम सालों से गेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लगातार उन चीज़ों पे हम अपॉइंट हो रहे हैं, उन पोस्ट पे हम लगातार अपॉइंट हो रहे हैं। और एनसीवेब और एसओएल के साथ तो और भी मुश्किल है, क्योंकि इनकी क्लासेस रोज नहीं होती, सैटरडे संडे में होती हैं क्लासेस। तो ऐसे में क्या इनको कोई गेस्ट टीचर्स का ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल मुझे प्रशासन से भी है, आप लोगों से भी है, और मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है जिस पे बात करनी चाहिए और एक बड़ा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हमें इस पे करना पड़ेगा। हम लोग जो, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के गेस्ट टीचर्स की बात करें, हमारी दशा इतनी खराब क्यों है? क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, हमें, हम बोले भी तो सुनने वाला कोई नहीं है। आज जो प्रोटेस्ट हुआ वो पहली बार नहीं था, रोज हर साल एनसी वेब में, एसवेल में प्रोटेस्ट होते हैं और टीचर्स ने प्रोटेस्ट किए हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि डीयूटीए, यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, इतना बड़ा संगठन है, टीचर्स के लिए काम करता है। अगर इतना बड़ा संगठन दिल्ली विश्वविद्यालय में है तो अतिथि शिक्षकों की हालत इतनी दयनीय क्यों? ये सवाल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अतिथि शिक्षकों की हालत इसलिए इतनी दयनीय है क्योंकि वहां पर उनको वोटिंग का राइट नहीं है। हम कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे, इसीलिए हमें कभी वोटिंग राइट नहीं है। अतिथि शिक्षक को एक सत्र के लिए भी रखा जा सकता है, इसलिए आपको वोटिंग राइट नहीं मिल रही, और क्योंकि आप वोटर ही नहीं है तो आपका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। और यही कारण है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इतना बड़ा टीचर्स एसोसिएशन होने के बावजूद जो हमारी जो गेस्ट टीचर्स की जो इतनी स्ट्रेंथ है वो पेन में है। उनके साथ ना सिर्फ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक वो प्रताड़ना को झेल रहे हैं, लगातार आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। तो ये एक एक बड़ी चीज है कि हमें अपनी वोटिंग राइट को भी लेना है। हम भले ही 1 महीने के लिए पढ़ाएं, चाहे 4 महीने के लिए पढ़ाएं या 1 साल के लिए पढ़ाएं, लेकिन हमें वोटिंग राइट होना चाहिए। हम टीचर्स, हमें इवन अगर हम वोटर भी नहीं हैं तब भी हमें एडहॉक टीचर और परमानेंट टीचर ये फोर्स करते हैं कि हम उनके प्रोटेस्ट में शामिल हों, जो कि हम होते भी हैं क्योंकि हमें मालूम है कि वो मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब हमें आपकी जरूरत है, जब हम टीचर्स को, जो गेस्ट टीचर्स हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है, उनको आपकी जरूरत है, तो आप सिरे से नदारद कीजिए। ऐसा क्यों है कि जब हम फोन करते हैं 6 दिन तक हम लोग एनसी वेब में हमें बंद करके रखा जाता है, बाहर से ताला लगा के रखा जाता है, हमें अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जाता, हम तक खाना पानी नहीं पहुंचाया जाता, हमें नीचे सोने के लिए बोला जाता है और हमें चादर तक नहीं दी जाती, तब अगर हम डीयूटीए को फोन करते हैं तो हमें जवाब मिलता है आप हमारे वोटर नहीं हैं, इसलिए हम आपके साथ नहीं हैं। ऐसा क्यों है कि जब 5000 टीचर एनसी वेब के एक छोटे से कंपाउंड में खड़ा था, सारे सब्जेक्ट्स का, जब 5000 टीचर एक साथ खड़ा था, तो डीयूटीए का वहां कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं था, क्योंकि हम उनके वोटर नहीं हैं। हमें कहीं भी कोई, हमें मतलब
अतिथि शिक्षक को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक इंसान माना ही नहीं जाता। उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसा आप अपने घर में, अगर आपको बुरा लगे तो किसी एक दयनीय पशु के साथ भी ना करें। हम हैं उसी विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं। जब हमसे काम होता है तो हमें उसी विश्वविद्यालय का हिस्सा माना जाता है। जब हमारे से एग्जामिनेशन ड्यूटी होती है तो हम उस विश्वविद्यालय के हिस्से होते हैं। जब हमसे कॉपी चेक करवानी होती है तो हम टीचर होते हैं। लेकिन जब हमारे लिए खड़े होने की बात होती है, जब हम हमारे राइट्स की बात होती है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे टीचर्स एसोसिएशन ये बोल देते हैं कि आप वोटर नहीं है तो हम आपके साथ नहीं हैं। एक और चीजें, एक और पॉइंट है जो, क्योंकि मैं आज एनसीवेप और एसवेल के अलग अलग जो मुद्दे हैं जो हम टीचर्स फेस कर रहे हैं, गेस्ट टीचर्स फेस कर रहे हैं, उन पर बात कर रही हूँ। तो एक पॉइंट है क्लास का। कुछ टीचर्स हैं जो अपने फेवरेट टीचर्स को, मतलब जैसे इंचार्ज, उनके फेवरेट टीचर्स जो हैं उनको वो 3 क्लासेस देते हैं, लेकिन कुछ बाकी सारे टीचर्स को 2 क्लासेस पर डे मिलता है। इसीलिए इस और ऐसे में ये भी होता है कि एसवेल में विशेष रूप से, एनसीवेब में हम मान के चलते हैं कि हमें 1 साल का ही अपॉइंटमेंट मिला है। एसवेल में ऐसी चीजें हैं कि अगर आपको सितंबर से दिसंबर का सत्र पढ़ाने को मिला भी है तो जनवरी से मई का सत्र आपको पढ़ाने के लिए नहीं मिला। ऐसे में शिक्षक के ऊपर, जो पढ़ा रहा है, उस पर ये हमेशा तनाव बना रहता है कि क्या पता हमें टीचिंग के लिए बुलाया जाएगा भी या नहीं। क्लासेस का, हमें कितनी क्लासेस मिलेंगी एसयूएल में और एनसीवेब में, ये पहले ही तय होना चाहिए कि हमें किस तरीके से कितनी क्लासेस कितनी उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि टीचर माइंड मेकअप करे। क्योंकि इन दोनों संस्थानों में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो अधिकतर रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं और टीचर की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। वो उनके साथ में सामंजस्य करे, अपने अपनी चीजों को भी देखे। लेकिन यहाँ पर सडनली आपको बताया जाता है कि कल आपको ड्यूटी पे जाना है, आपको कल एनसीवेब से कोई एक प्रोग्राम है उसमें ड्यूटी अपॉइंट करनी है, जिसके लिए आपको कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। तो लगातार हमें कुछ नहीं, मतलब एक ऐसा कमरा है जिसमें हमें भेज दिया गया है, बस आपको पढ़ाना है, उसके बाद में आपको जो हुक्म मिले वो आपको फॉलो करना है। तो इन चीजों को भी हमें तोड़ना है। हमें ये क्लियरिटी होनी चाहिए। प्रशासन से हमारी डिमांड है कि हमें खासकर एसयूएल के टीचर्स को ये बताएं कि उनको दोनों सत्र में क्लासेस होनी चाहिए उनकी, सभी टीचर्स की, और कितनी क्लासेस वो एक सत्र में पढ़ाने के लिए दे रहे हैं उसका ब्यौरा वो पहले अतिथि शिक्षक को दे अपॉइंटमेंट लेटर में, जैसे एनसीवेब करता भी है। एनसीवेब के टीचर्स और एसयूएल के टीचर्स के पास में कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। एडहॉक टीचर के लिए मेडिकल फैसिलिटीज हैं, कुछ मतलब मेडिकल लीव्स होती हैं, लेकिन एनसीवेब और एसयूएल के टीचर्स के लिए, इवन गेस्ट टीचर के लिए भी, जो रेगुलर कॉलेज में गेस्ट टीचर हैं, वो भी मेडिकल फैसिलिटी को नहीं, उनके लिए भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो एनसीवेब और एसयूएल के टीचर्स के लिए भी मेडिकल फैसिलिटी और साथ में मिनिमम 2 पेड लीव होनी चाहिए। ये हमारे मिनिमम राइट्स हैं जो हमें मिलने चाहिए। एक इंसान के तौर पे, एक वर्कर के तौर पे हमें ये चीजें मिलनी चाहिए जिनकी हम डिमांड्स रखते हैं। और आगे आने वाले, जैसे आज प्रोटेस्ट किया, इसी प्रोटेस्ट को हमने कल भी एक्सटेंड किया है, इन मुद्दों पर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे कि हमें नो पेड लीव और उसके बाद में मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, ताकि हम कुछ सिक्योरेंस महसूस करें। कई बार ऐसा होता है कि हम महिलाएं ही हैं, जैसे एनसीवेब महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो महिलाएं ही हैं, कुछ विशेष कारणों से या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं क्लासेस ले पा रही हैं, तो उस चीज में भी हमें मेडिकल फैसिलिटी एटलीस्ट हो, कुछ कुछ प्रावधान हमारे लिए किए जाएं, ताकि हमें लगे कि हम एक शिक्षक हैं, एक सम्मानित व्यक्ति हैं और एक संस्थान से जुड़े हैं। एनसीवेब और एसयूएल
में कभी भी जॉब, जैसे आप अगर एक बार डूटा में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने एक बार अगर एज एडहॉक ज्वाइन किया, तो लोगों की कोशिश रहती है कि वो लगातार एडहॉक पे बने रहे, लेकिन एनसी वेब और एसओएल के साथ में ऐसा नहीं है। जो 4 सालों से एनसी वेब एसओएल पढ़ा रहे थे उनको भी निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि शायद उनके उनके उन्होंने वैसी तरफदारी नहीं की होगी जैसा वो प्रशासनिक अधिकारी चाहते हैं। तो ये जॉब सिक्योरिटी नहीं है। एक शिक्षक पे लगातार तलवार लटकी रहती है कि आपको कभी भी उस आपकी जॉब से निकाल दिया जाएगा। आपने कहाँ क्या किया, ये पूरा ब्यौरा आपके टीआईसी कॉलेज इंचार्ज के पास रहता है, जो कि आपके साथ में हो सकता है तादाद में नहीं स्थापित करना चाहिए। जब एनसी वेब में हम लोग पढ़ा रहे थे तो हमारे पर लगातार दबाव बनाया गया कि हम अपने जो स्टूडेंट्स के साथ में जो पर्सनल ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसमें स्टूडेंट्स के साथ में हम अपने टीचर इंचार्ज को भी जोड़ें जो कॉलेज के टीचर इंचार्ज हैं। तो ऐसे में जब आप एक स्टूडेंट से पर्सनल ग्रुप बना रहे हैं जिसमें आप बच्चों की बातें भी सुनते हैं, उनसे आप अपने नोट्स भी शेयर करते हैं, हमसे ये भी बोला गया कि आप अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो उसमें परमिशन दीजिए आने की। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हम पे मानसिक दबाव बनाने की थी, जो और उसका फीडबैक लगातार अलग अलग टीचर से लिया गया है, अलग अलग स्टूडेंट से लिया गया। आपको कभी भी आपने अगर किसी से सवाल उठा दिया, खासकर टीचर इंचार्ज से सवाल उठा दिया, तो आपको कॉलेज इंचार्ज से सवाल उठा दिया तो आपकी नौकरी पर खतरा है। तो ये जॉब सिक्योरिटी कहीं नहीं है। आप सवाल नहीं उठा सकते। आप अतिथि शिक्षक हैं और वो परमानेंट टीचर हैं, आप सवाल उठा ही नहीं सकते। ऐसे में कहीं भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपको एक लीक पर बिना सोचे बिना समझे काम करना है, जहां पर आपका सम्मान लगातार ठेस पहुंचाया जाता है, जहां पर आपको आर्थिक रूप से तंग किया जाता है। जब मैंने प्रोटेस्ट किया पिछले साल तो मुझे जानबूझ के अदिति महाविद्यालय दिया गया। मैं रहती हूँ एम्स के पास, और यहाँ से अदिति महाविद्यालय की दूरी 3 घंटे की है। अगर मैं मेट्रो बस सर्विस सब से जाऊं तो 3 घंटे मिनिमम मतलब मैक्सिमम 3 घंटे लगते हैं। ऐसे में आप अगर काम करेंगे तो आप पे ही सबसे ज्यादा तनाव होगा। आप कैसे तो पढ़ा पाएंगे अगर 3 घंटे का आपने कोई काम ट्रैवल किया है। आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप वो आपको पे कर रहे हैं। एक मजदूर से भी बदतर जिंदगी एनसी वेबर एसओएल के टीचर्स की गई है। तो इन सब मुद्दों पे लगातार मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। डूटा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टीचर्स एसोसिएशन है, उसने भी कोई खास रिस्पांस हम लोगों को नहीं दिया था पिछले साल भी। अभी भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है एसओएल के टीचर्स का जो वेतनमान है वो नहीं आया है, पैसा उनका नहीं आया है। एनसीवेफ के टीचर्स का बिना बताए 500 रुपए पर आर काटा गया, उस पर डूटा का कोई स्टैंड नहीं है। हम लोग कितना भी प्रोटेस्ट कर ले, हर साल प्रोटेस्ट होता है एनसीवेफ में एसवेल में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो ये जो चीजें हैं लगातार जो हम फेस कर रहे हैं, इन सब के विरुद्ध आने की जरूरत है। और एनसी वेब और एसवेल ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो उन बच्चों को मौका देते हैं जो महंगी फीस के कारण या तो कॉलेज नहीं जा पाए, जिनकी परसेंटेज शायद कम आई। और परसेंटेज कम आने में भी बहुत बड़ा हाथ हमारी जाति व्यवस्था का, हमारी आर्थिक व्यवस्था का, हमारी सामाजिक संरचना का, हमारी पारिवारिक संरचना का होता है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो लगातार उन तबके के बच्चों को आगे आने के लिए प्रेरित करते हैं जो कभी भी रेगुलर कॉलेज का सपना नहीं देख पाए। ऐसे में इन इंस्टीट्यूट्स को हमेशा बेहतर होने की जरूरत है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के एनसीवेब यानी कि नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड और एसवेल यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सबसे ज्यादा शोषण के जड़ हैं, सबसे ज्यादा शोषण का केंद्र है। यहाँ पे टीचर भी शोषित है, शोषण को झेल रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट भी शोषण को झेल रहा है।
स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट करते हैं कि एसएल में उनके साथ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, उनको क्लासेस नहीं क्लियर हैं कि कौन सी क्लास में जाना है। आप क्लास में जाके बैठ जाइए, आपको पता नहीं है आपके कौन से टीचर हैं। पूरा सेमेस्टर निकल जाता है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि कौन से टीचर उनको पढ़ा रहे हैं। तो ये एक मतलब संस्थान के नाम पर लगातार बच्चों के साथ में, शिक्षकों के साथ में धोखा किया जा रहा है। उनकी भावनाओं को, जो उनके सपने हैं, शायद एनसी वेब और एसओएल से निकलकर बहुत सारी काबिल प्रतिभाएं निकलेंगी, लेकिन उनके साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है। एक दूसरी चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, एसओएल और एनसी वेब में क्योंकि अभी कोरोना था तो हमें कॉपी चेक करने को मिली, जिसमें एनसी वेब में तो खैर पेड नहीं था क्योंकि हम उसके टीचर थे, लेकिन एसओएल ने अपनी कॉपीज चेक करने के लिए दी। जो असाइनमेंट था उसकी कॉपीज हमें जांचने के लिए दी, एज रिजल्ट उसको हमें जांचना था। रिजल्ट की कॉपी एक 25 रुपए की होती है, लेकिन एसएल ने वो कॉपी 10 रुपए में जांच करवाई। यानी कि एक असाइनमेंट को, क्योंकि आप उस असाइनमेंट का रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो असाइनमेंट नहीं है, वो आपका आंसर शीट है, क्योंकि आप उससे रिजल्ट ले रहे हैं। हमें सीधा 15 रुपए कट करके दिया गया। ऐसे में आप कभी भी किसी भी पैसे को कट कर रहे हैं, जबकि मेहनत उतनी ही लगनी है, ऑनलाइन में बल्कि ज्यादा मेहनत लगती है। एक एक पेज को आप पेज डाउनलोड होता है, आपकी एमबी खराब होती है, आपके पास अगर साधन नहीं है तो आपको लैपटॉप किसी से लेना पड़ता है। टीचर को लगातार एक मतलब ऑनलाइन रहने में बहुत सारी मानसिक तनाव भी झेलने पड़ते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी आपको काम करना है। आपको 2 दिन में 3 दिन में कॉपीज चेक करके देनी है, 300 कॉपीज चेक करनी है, 400 कॉपीज चेक करनी है, 10 रुपए के हिसाब से। ये मोल भाव हमसे किया गया। 10 रुपए के हिसाब से आप एक कॉपी चेक कर रहे हैं, एक असाइनमेंट चेक कर रहे हैं, जिसको एसवेल एक रिजल्ट के तौर पे बच्चे को प्रमोट करेगा। तो ये मोल भाव अतिथि शिक्षक से क्यों? कभी कॉपी जांचने में, कभी क्लासेस का पैसा देने में, कभी क्लासेस देने में लगातार हमसे मोल भाव किया जा रहा है। मतलब शिक्षा व्यवस्था मोल भाव की व्यवस्था बना दी गई है, क्योंकि यहाँ पर हमें टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर हम वोटर नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ पैसा लेके अपने घर बैठ जाते हैं, हमारा कोई महत्व नहीं है। शायद ये लोग ये मानते हैं कि हमारा कॉलेज में या इन संस्थान में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में हम यहाँ पर सिर्फ एक मजदूर है, जिससे इनको कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, उसके आत्मसम्मान, उसकी संवेदनाओं की इन्हें कोई कद्र नहीं है। प्रशासन लगातार एनसी वेब एसवेल के टीचर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये 1 साल तक पेमेंट ना देना, पेमेंट में आप 100 रुपए, आप 500 रुपए काट दे रहे हैं, तो ऐसे में पेमेंट को कट करके देना, ये आप लगातार हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एनसी वेब के या एसओएल के टीचर्स इतने कमजोर नहीं हैं, भले ही हम संख्या में कम हैं। मैंने बताया आपको कि पिछले साल जब हमने प्रोटेस्ट किया तो हम 30 से शुरू हुए थे, करते करते 6 बजे थे, लेकिन पिछले साल के 6 आज 600 बन गए हैं। लोगों ने साथ दिया है, क्योंकि लोग जानते हैं कि अन्याय हो रहा है, हम लोग परेशान हैं, और इसी परेशानी को भांपते हुए लोगों ने हमारा साथ दिया है। अगर आप, जो मेरी पूरे प्रशासन से ये अपील है, अनुरोध है या डिमांड है, या मेरा विरोध भी है, आपने हमारी बातें नहीं सुनी, हमारे जो मुद्दे हैं, ठीक है, हमारी जो चीजें हैं आपने नहीं सुनी, हमें एक भिखारी जैसे कुछ भी दे दिया और हमें मंजूर करना पड़ा, आपने हमारे साथ यही रवैया अपनाया, तो ध्यान रखिएगा एनसी वेब और एसओएल का टीचर है वो इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम भले ही संख्या में कम हैं, टीचर हम बहुत कम संख्या में, क्योंकि टीचर्स डरे हुए हैं, मैं सच बता रही हूँ, टीचर बहुत डरे हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं शायद,
क्योंकि उनको लगता है कि इस बेरोजगार जो व्यवस्था आ चुकी है, लगातार बेरोजगारी आती जा रही है, उसमें हमें अगर 15 रुपए कट करके एक कॉपी भी चेक करने को मिल रही है, 10 रुपए एक असाइनमेंट का चेक करने को मिल रहा है, तो क्या बुराई है। यकीन मानिए आप कब निकाल दिए जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो इस डर को तोड़ना होगा, इस डर को हम तोड़ चुके हैं, कुछ लड़ने के लिए आगे आए हैं, कुछ कल भी लड़ेंगे और हमेशा हम लड़ते रहेंगे। जो मुद्दे मैंने रखे, इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या कोई सवाल है तो आप लिख कर भेज सकते हैं, मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। हाँ, एक सर ने बताया है, एक मुद्दा रखा है कि सैलरी का पेमेंट मंथ एंड पर होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। हम 1 साल तक अपनी सैलरी का वेट क्यों करें। हम गेस्ट टीचर हैं, जब कॉलेज में रेगुलर गेस्ट जो हैं उनको मंथ के एंड पे ही सैलरी मिल जाती है, तो हमें 1 साल तक वेट कराने की जरूरत क्या है। क्यों नहीं ऐसा होता है कि हम मंथ के एंड में ही सैलरी दी जाती है या कुछ भी है, और मिनिमम हम ये तय हो कि एक मंथ में हमें इतनी क्लासेस मिलेंगी। मतलब आप खुद देखिए, एक रेगुलर कॉलेज का जो गेस्ट टीचर है उसके, और उसने एक महीने में 25,000 कमाए, 50,000 कमाए, क्योंकि अब डबल हो चुका है, तो 50,000 अगर वो कमा रहा है तो हमारी सैलरी पूरे सेमेस्टर की 50,000 नहीं है। इतना अंतर क्यों? क्यों हमें इतना अलग तरीके से देखा जा रहा है, लगातार इस तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो क्यों हम, मतलब हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि 1 साल तक आप 50,000 का वेट कर रहे हैं, 25,000 का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद में भी आपको सैलरी कट करके मिल रही है, क्या ये जायज है? इन चीजों पे मतलब क्यों नहीं हम लोग बात कर रहे हैं? क्यों लगातार एनसी पेपर एसओएल के जो टीचर्स हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है, उनके स्टूडेंट्स को अनदेखा किया जा रहा है। कल भी, आज प्रोटेस्ट रखा था हम लोगों ने, जैसा मैंने पहले भी बोला, कई लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, और कल भी स, उसी समय 2 से 5 प्रोटेस्ट रखा गया है। आप सबको पता है स्थान आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, क्योंकि आज के टाइम पे भले मीडिया हमें कवरेज ना दे, लेकिन सोशल मीडिया हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो सोशल मीडिया पर आप हमारे समर्थन में, एनसी वेब और एसयूएल के टीचर्स के समर्थन में अपनी बात रख सकते हैं। जितने भी मुद्दे हमने गिनाए उन पर अपनी बात रख सकते हैं। आपको कोई डिमांड अगर अपनी रखनी है, आप खुद गेस्ट टीचर हैं तो आप अपनी कोई डिमांड रख सकते हैं। अगर आप गेस्ट टीचर नहीं भी हैं, एक आम नागरिक हैं, और आपको लगता है कि हमारे मुद्दे सही है, जायज है, तो आप कल फिर से हमारे साथ जुड़िए। जिन लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और कल भी मैं उम्मीद करती हूँ कि उतने ही लोग उतनी ही सक्रियता से कल भी हमारे आंदोलन में शामिल होंगे, और हमारे इस आंदोलन को, जो एक हक की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है, और एक स्वाभिमान की लड़ाई है। एक टीचर अपने बच्चे को स्वाभिमानी होना सिखाता है, अभिमानी होना सिखाता है, उसमें आत्मविश्वास करता है। लेकिन जब टीचर के अंदर ही आत्मविश्वास नहीं है, वो लड़ ही नहीं पा रहा है, वो बात ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में वह अपने स्टूडेंट को क्या कहेगा। आप सबके ऊपर, हम जो गेस्ट टीचर्स हैं उन सबके जो सपने हैं, जो चीजें हैं, जो संघर्ष है, उन सबकी जिम्मेदारी है। आप सबसे निवेदन है, अगर आपने आज प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था तब भी, अगर प्रोटेस्ट में नहीं हिस्सा लिया था तब भी, आप कल फिर से
हमारे साथ शामिल हुए। हैशटैग गेस्ट टीचर्स लाइफ मैटर्स इस हो सके उतना स्प्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट टीचर्स मैटर ही नहीं करते। आप सबने मुझे सुना, कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। और मेरा एक निवेदन है, हम लोग क्योंकि लगातार हम टीचर्स से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारे साथी कौन है। एक बड़ी चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगी, जो मैं अपनी पूरी बात पे भूल गई, कि गेस्ट टीचर्स कौन अपॉइंट किए जा रहे हैं। एनसी वेब और एसओएल इस चीज की कोई जानकारी नहीं देता है। एनसी वेब में, एसओएल में ये नहीं बताया जाता कि आपके कितनी सीटों पर अपॉइंटमेंट होगी। वहां पर असंवैधानिक तरीके से अपॉइंटमेंट की जाती है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, जितनी अप्रोच उतनी पहले आपको जॉब मिलेगी। तो ऐसे में आपको आप ये चीज मतलब प्रशासन से मेरी डिमांड है कि आप ये पहले बताएं कि कितने पोस्ट पर एनसी वेब में टीचर्स अपॉइंट होंगे, कितने पोस्ट पर एसओएल में टीचर्स अपॉइंट होंगे, नंबर ऑफ पोस्ट शेयर किया जाए। उसके बाद में जब अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसमें कितना आपने रिजर्वेशन को फॉलो किया है, कितने एस सी एस टी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, क्योंकि अब तो ईडब्ल्यूएस भी है, तो ईडब्ल्यूएस को आपने स्थान दिया है, कितना आपने विमेन जो कैटेगरी है उसको रिजर्वेशन दिया है, इन सबको रिजर्वेशन कैटेगरी को आपने कितना फुलफिल किया, क्योंकि ये दोनों इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन फॉलो होना चाहिए, लेकिन कहीं भी रिजर्वेशन फॉलो नहीं होता है। ऐसे में इन इन चीजों की वजह से ही जो हमारे साथी हैं, क्योंकि जब एडहॉक पैनल बनता है, मैंने आपसे जैसे शेयर किया, तो वो फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट डिवीजन के आधार पर बनता है। इससे इससे क्या होता है कि जब जैसे मैं जब जिस समय की मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे सीनियर्स जिस समय के ग्रेजुएट और मास्टर्स हैं, उस समय पर फर्स्ट डिवीजन आना बहुत मुश्किल था। ऐसी सिचुएशन में आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट डिवीजन ला के थर्ड कैटेगरी तक फाइट करते हैं हमारे साथ में। जबकि आप अनुभव के आधार पर देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर देख लीजिए, तो शायद वो बच्चे कम, क्योंकि हम छोटे ही हैं तो हम बच्चे बोल सकते हैं, तो वो शायद हमसे कम हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट डिवीजन है इसीलिए उनको पहले वो उन्होंने मार्क कर दिया। तो ऐसे में आप कितना रिजर्वेशन फॉलो कर रहे हैं ये भी नहीं बता पाएंगे। अगर आपने इसमें जो पीएचडी कर चुके हैं उसके आधार पर अगर आपने पोस्ट दी, अपॉइंटमेंट किए, तो उसमें कहीं पर भी बी और एमए का फर्स्ट डिवीजन होने का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। बी और एमए फर्स्ट डिवीजन, एमए प्लस नेट, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है यूजीसी की, लेकिन जब मैक्सिमम है तो मिनिमम क्यों? मिनिमम के आधार पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के आधार पर पिछले साल एनसी वेब में रिक्रूटमेंट की गई, लाइन में लंबी लाइन में खड़ा करके हम टीचर्स को रखा गया। एक 10 बजे के कॉल को 8 बजे से लोगों ने लाइन में लगकर अपॉइंटमेंट लिया। तो ये ना तो रिजर्वेशन फॉलो करती हैं चीजें, हमें ये भी नहीं बताया गया कि कितनी सीट्स थी, कितनी फुलफिल हुई हैं, कितनी बाकी हैं। तो आप सीट्स बताएं, एनसी वेब एसओएल दोनों सीट्स बताएं कि कितनी सीट्स पर वो रिक्रूटमेंट करते हैं, उन सीट्स पर कितना रिजर्वेशन फॉलो करते हैं, उस सीट्स पर आप कितने पीएचडी होल्डर्स हैं। पीएचडी होल्डर्स के बाद में, अगर पीएचडी होल्डर के बाद में अगर बीए का बच्चा है तो उसको पढ़ाने के लिए आपको बेहतर शिक्षा देनी है। एनसी वेब और एसओएल इसीलिए महत्वपूर्ण संगठन है क्योंकि यहाँ पे वंचित तबके के स्टूडेंट्स को महत्व दिया जाता है, पढ़ने का मौका दिया जाता है। ऐसे में अगर इनके जो टीचर हैं वही एमए और नेट हुए और वो पढ़ाने के लिए आ गए, तो वो बीए के बच्चों को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, या एक पीएचडी का स्टूडेंट जो अपने रिसर्च का भी अनुभव रखता है, अपने प्रेजेंटेशन का भी अनुभव रखता है, हर चीज का अनुभव रखता है, और जो बेरोजगार भी है, जिसकी शायद जरूरत उससे पहले है, वो अच्छे से स्टूडेंट को पढ़ा पाएगा। तो ये सोचने समझने की बातें हैं, चीजें
अगर हम देखें अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो रहा है उस पर हम बात करें, कितना आप रिजर्वेशन दे रहे हैं उस पर बात करें, कितनी सीट्स हैं, कितनी फुलफिल की गई है, कितनी खाली हैं, खाली क्यों हैं, क्या बैकडोर एंट्री है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में उलझी हैं, जिसमें ये पूरा तंत्र एनसी वेब और एसओ है, क्योंकि एनसी वेब में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 1200 से 1300 है और एन एसओ में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 5 से 5,500 है। ये इतना बड़ा तंत्र है शिक्षकों का, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, लड़ने के लिए कोई नहीं। ऐसे में हम अगर लड़ेंगे, आगे आएंगे, तभी ये तंत्र सुधर सकता है। हमें अपने लिए तो लड़ना ही है, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना है। आप सबने मुझे सुना, हमारे मुद्दों को सुना, हमारी बातों को सुना, आप सबको धन्यवाद। कल फिर से आपका इंतजार रहेगा। इन सभी मुद्दे जिन पर मैंने आज बात की, इन सब पर हम लड़ेंगे, जल्दी लड़ेंगे, एकजुट होंगे और लड़ते रहेंगे। आप सबको जय हिंद, शुभ रात्रि।